तो आइए आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम सब मिलकर जीव विज्ञान की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे हैरान करने वाली इकाई के अंदर झांकते हैं। कोशिका यानी सेल। इसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल टर्म मत मानिए, इसे एक बेहद हाईटेक और बारीकी से डिजाइन किए गए घर की तरह सोचिए। एक ऐसा घर जिसकी अपनी खुद की स्मार्ट सिक्योरिटी है, अपना एक पावर प्लांट है और अपना एक मेन कंट्रोल रूम भी है। दुनिया का हर जीवित प्राणी, चाहे वो एक विशालकाय ब्लू व्हेल हो या कोई अदृश्य सा बैक्टीरिया, इसी जादुई बुनियादी ढांचे से बना है। आज हम इस सेल्यूलर घर के एक गाइडेड टूर पर चलेंगे। हमारे मुख्य पड़ाव होंगे: 1. जीवन की सबसे छोटी इकाई, 2. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, 3. कोशिका की सुरक्षा और दीवार, 4. कोशिका का मस्तिष्क, 5. कोशिका का ऊर्जा घर और आखिर में छठा पॉइंट, कोशिका विभाजन और कैंसर। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है 1. जीवन की सबसे छोटी इकाई, डिफाइनिंग द फाउंडेशन ऑफ ऑल बायोलॉजी। कभी सोचा है कि एक पत्थर और एक इंसान में बुनियादी फर्क आखिर क्या है? देखिए, एक जीवित प्राणी सांस लेता है, अपने आसपास की चीजों पर रिएक्ट करता है और सबसे अहम बात, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, यानी शरीर में लगातार कुछ टूटता है और कुछ नया बनता है। इसके अलावा हमारा विकास और प्रजनन ये साबित करते हैं कि हम जीवित हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सारी जादुई प्रक्रियाओं को मुमकिन बनाने वाली मूल इकाई सिर्फ एक ही है, और वो है हमारी कोशिका। इस छिपी हुई दुनिया की खोज का सफर भी किसी सस्पेंस कहानी से कम नहीं है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे पेड़ की छाल में छोटे छोटे खाली कमरों जैसी संरचनाएं देखी। उन्होंने इसे लैटिन में सेल्यूला नाम दिया, जिसका मतलब ही छोटा कमरा होता है। फिर 1674 में ल्यूएनहॉक ने पहली बार एक जीवित कोशिका को देखा। 1838 और 39 के आसपास श्लीडेन और श्वान ने यह साबित किया कि सभी पौधे और जंतु इन्हीं कोशिकाओं से बने हैं। और फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने तो पूरी सोच ही बदल दी, जब उन्होंने बताया कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद किसी पुरानी कोशिका के बंटने से ही जन्म लेती है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। 2. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, फ्रॉम बेसिक स्टूडियो अपार्टमेंट्स टू कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मैंशंस। असल दुनिया के घरों की तरह ही हर कोशिका एक जैसी नहीं होती। शुरुआती प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को आप एक बिल्कुल साधारण स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह मान सकते हैं। इनमें कोई अलग से कमरा या असली केंद्रक नहीं होता। इनका डीएनए गोलाकार होता है और सब कुछ बस एक ही जगह बिखरा रहता है, जैसा कि बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसी आलिशान, सुसज्जित हवेली जैसी होती हैं। इनमें बाकायदा एक झिल्ली वाला प्रॉपर केंद्रक होता है, रैखिक डीएनए होता है और हर काम के लिए व्यवस्थित कमरे होते हैं। हम इंसान, जानवर और सभी पौधे इन्हीं हाईटेक यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं। जरा सोचिए, जब लाखों करोड़ों यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक साथ टीम की तरह काम करती हैं तो क्या होता है? वे एक बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेल्युलर जीव बनाती हैं। ये डिवीजन ऑफ लेबर या काम के बंटवारे का एक बेहद शानदार उदाहरण है। जैसे एक परिवार के अलग अलग सदस्य घर के अलग अलग काम बांट लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से अंग बनते हैं और अंग मिलकर एक पूरी सिस्टम बनाते हैं। ये सरलता से जटिलता की ओर बढ़ने का नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। 3. कोशिका की सुरक्षा और दीवार, एग्जामिनिंग द प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज। अगर हम इस सेल्यूलर घर के बाहरी आवरण को देखें तो कुछ बहुत ही मजेदार बातें सामने आती हैं। पौधों और शैवाल में ये बाहरी दीवार सेल्यूलोज से बनी होती है, फंगी यानी कवकों में ये काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इंसानों और जानवरों की कोशिकाओं में ये सख्त बाहरी दीवार होती ही नहीं है। सख्त दीवार न सही, लेकिन कोशिका के पास सेल मेम्ब्रेन के रूप में अपनी खुद की एक बेहद स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। 1972 में आए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक फॉस्फोलिपिड की इस डबल लेयर को आप किसी नाइट क्लब के एक सख्त वीआईपी बाउंसर की तरह समझ सकते हैं। ये सेमी परमिएबल है, यानी ये बहुत ही चालाकी से सिर्फ काम की चीजों को ही अंदर आने देती है और किसी भी हानिकारक तत्व को गेट पर ही रोक देती है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे पॉइंट का। 4 पॉइंट, कोशिका का मस्तिष्क, द सेंट्रल कमांड सेंटर। यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, इस पूरी बारीक और जटिल व्यवस्था को आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है? वो कौन सा मास्टरमाइंड है जिसके आदेश के बिना इस माइक्रो यूनिवर्स में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता? और उस मास्टरमाइंड का नाम है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। 1833 में
रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोजा था। डबल लेयर वाली झिल्ली से ढका हुआ ये हिस्सा कोशिका का मुखिया होता है। ये पूरी कोशिका का करीब 10% हिस्सा घेरता है। सेल के अंदर कब, क्या और कैसे होगा, इस सब पर इसी मुखिया का पूरा कंट्रोल होता है। इस कंट्रोल रूम के एकदम बीचों बीच सबसे कीमती खजाना सुरक्षित रखा है, हमारा डीएनए। इसके साथ ही यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस भी होते हैं। डीएनए असल में वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसमें हमारे शरीर के बनने, काम करने और यहाँ तक कि हमारे माता पिता के गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का पूरा कोड लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, कोशिका का ऊर्जा घर, पावरिंग द माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स। अब देखिए, बिना बिजली के तो कोई भी घर नहीं चल सकता ना। इस सेल्यूलर घर का पावर प्लांट या इसका अपना इन्वर्टर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सबसे पहले कॉलिकर ने देखा था और बेंदा ने इसका नाम रखा था। इसमें भी एक डबल लेयर झिल्ली होती है जिसके अंदर की मुड़ी हुई परत को क्रिस्टे कहते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इस पावर प्लांट के पास अपना खुद का एक अलग डीएनए होता है जो इसे बाकी पूरी कोशिका में सबसे अनोखा बना देता है। अब इस नंबर पे गौर कीजिए, 38। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल 38 की संख्या में ही ऊर्जा के मॉलिक्यूल बनाता है। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है जिसे हम कोशिका की एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं। एक साइकिल में बनने वाले ये 38 एटीपी मॉलिक्यूल ही वो ताकत है जो इस वक्त आपको सोचने, सुनने और काम करने की एनर्जी दे रहे हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, सेक्शन 6, कोशिका विभाजन और कैंसर, द डुअल नेचर ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन। ये समझना बहुत जरूरी है कि सेल का डिवाइड होना यानी खुद को बांटकर अपनी संख्या बढ़ाना हमारे जिंदा रहने और घाव भरने के लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, जब किसी छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वो वापस आ जाती है। गेंडे की मोटी चमड़ी कटने पर तुरंत रिपेयर हो जाती है। ये सब सेल डिवीजन की वजह से है। लेकिन सबसे डरावना सच ये है कि जब यही विभाजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब सेल रुकना भूल जाती है और तेजी से बढ़ती ही जाती है, तो यही चीज ट्यूमर और आखिरकार कैंसर बन जाती है। तो क्या होता है जब जीवन को बनाने वाली ये सबसे बुनियादी इकाई ये भूल जाती है कि उसे निर्माण करना कब रोकना है? कोशिका का ये पूरा ब्रह्मांड बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसका बैलेंस बेहद नाजुक है। जीवन देने वाली जो शक्ति हमें जिंदा रखती है, अगर उसका नियंत्रण खो जाए तो वही विनाश का कारण भी बन सकती है। इसी बारीक संतुलन को समझना ही तो जीव विज्ञान की असली गहराई है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।